नमस्कार दोस्तों, मैं एम एस ब्राह्मणे माय यूट्यूब चैनल एम एस ब्राह्मणे एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। मध्य प्रदेश का नेक्स्ट पठार है बुंदेलखंड का पठार। तो आज हम बुंदेलखंड की संपूर्ण जानकारी को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हमारे YouTube चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों आप, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। और आपसे ये बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पठारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे मध्य प्रदेश का नेक्स्ट पठार बुंदेलखंड, ठीक है। तो चलो मैं ले चलता हूं आप लोगों को बुंदेलखंड के पठार में। तो चलिए देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्लियर है? तो आगे देखते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के जो पठार में मैंने डिवाइड किया है कौन कौन से पठार कौन कौन से क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार आज हम बुंदेलखंड के पठार के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो पठार है ये कौन सा है? मालवा। कौन सा है? मालवा पठार हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और आज जो पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 6ठे नंबर का पठार है वो कौन सा है? बुंदेलखंड, ठीक है। जैसे कि मैं ग्रीन मार्कर्स यहाँ पे शो किया है, ठीक है, वही है बुंदेलखंड का पठार। क्लियर है? यहाँ से एरिया देखिए, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आप, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, और ये कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार है, या ये कह सकते हैं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करता है। क्लियर है? कौन से राज्य की सीमा से स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश की सीमा से टच होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बुंदेलखंड के बारे में। तो बुंदेलखंड के, जैसे कि हमने बुंदेलखंड की निर्माण कैसे हुआ था, उत्पत्ति, उद्गार, ये देखेंगे। इसके बाद हमने ये जो क्रम है उसी तरीके से हम पूरे फैक्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट रहेंगे दोस्तों, और हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार का निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, उद्गार कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, बुंदेलखंड पठार का निर्माण ग्रेनाइट नीस सेल की चट्टानों से हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ी सी चेंज हो गया है। जैसे हमने हर पठारों में बात की है, ठीक है, अधिकतर दक्कन की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे ग्रेनाइट नीस चट्टान से हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट नीस चट्टान की सेल से हुआ है किसका उद्गार या निर्माण? बुंदेलखंड पठार का, ठीक है। तो आपको बता दूं, ये कैम्ब्रियन युग का समयकाल का बना हुआ है। याद रखना, कैम्ब्रियन युग का समयकाल में बना हुआ था कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो मैंने आपको निर्माण बताया है, ग्रेनाइट नीस सेल की चट्टानों से निर्मित है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा है बुंदेलखंड का पठार दोस्तों? ये रहा, ठीक है। कौन सा है? ये जो ग्रीन मार्कर से मैंने शो किया है वो कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आपको एरिया पता चल गया है कि कौन से क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश 30-82-52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसी 30-82-52 वर्ग किलोमीटर में से कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार, यानी क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बुंदेलखंड का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। या तो ये नहीं पूछा जाए तो आपको एरिया वाइज पूछ लिया जाएगा। क्लियर है कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ, कितने परसेंट में फैला हुआ है, ठीक है। ये कौन से नंबर का है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत बेसिक तरीके से पूछ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्रफल कि क्षेत्रफल कितना है। देखिए, 23,733 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 23,733 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात की, अगर बात करें हम परसेंट में कि बुंदेलखंड पठार कितने परसेंट में फैला हुआ, ठीक है। अगर प्रतिशत की बात करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश को हम 100% मानेंगे, उसी 100% में से कितने परसेंट हमारे बुंदेलखंड का पठार का परसेंट है, तो वो भी देखते हैं, ठीक है। तो अगर परसेंट की बात करेंगे तो 7.7% है, ठीक है। 7.7
प्रतिशत का योगदान बुंदेलखंड पठार का है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको मालवा में 28 बताया था, नर्मदा में 26 बताया है, ठीक है, सतपुड़ा मित्तल श्रेणी में 11 बताया है, ठीक है, मध्य भारत पठार में 10.68 बताया है, रीवा पन्ना में 10.37% बताया। उसी प्रकार बुंदेलखंड पठार में कितने हैं, 7.7% है। ये याद रखिएगा, बहुत बेसिक पॉइंट है तो आगे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट, ठीक है, या ये कह सकते हैं बुंदेलखंड जो पठार है इसकी एवरेज हाइट कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। कितनी है, 300 से 400 मीटर औसत ऊंचाई किसकी, बुंदेलखंड पठार की। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पॉइंट है अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना है, अक्षांश और देशांतरी विस्तार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है, किसका, बुंदेलखंड का। ठीक है, तो देखते हैं बुंदेलखंड पठार का अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो हमारे बुंदेलखंड का सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, ओनली लेटीट्यूड के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अक्षांश के देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, अर्थात ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कौन से है, 23.5 डिग्री है। ठीक है, 23.5 के बाद नेक्स्ट जाएंगे तो इधर आपको पड़ेगी कौन सी, 24 डिग्री, 24 डिग्री मिलेगी। और 24 डिग्री से कुछ मिनट्स में ऊपर हमें बुंदेलखंड पठार का पॉइंट मिलेगा, ये बुंदेलखंड पठार हमें प्राप्त होगा। तो कौन से एग्जैक्टली अगर डिग्री देखा जाए, ठीक है, यानी एग्जैक्टली जो डिग्री है अक्षांश विस्तार बुंदेलखंड का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा 24 डिग्री 6 मिनट से। कहाँ से, 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लास्ट यहाँ तक से 26 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर है, तो ये आप याद रखिए बुंदेलखंड पठार का अक्षांशी विस्तार, ओनली अक्षांशी देखिए हम। ठीक है, अब देशांतरी भी देखेंगे। तो मैंने अक्षांशी कितनी बताए हैं, 24 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश तक बुंदेलखंड पठार का अक्षांशी विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट है देशांतरी। बुंदेलखंड पठार की देशांतरी विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देशांतरी विस्तार कितना है बुंदेलखंड पठार में, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट यहाँ का लास्ट रहेगा और यहाँ का लास्ट रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से आपको होता है 74 डिग्री 9 से हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद क्रम चलता बड़े चले जाएगा। ठीक है, यानी 74-75 के करीबन चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक आने में हमें को कितनी डिग्री प्राप्त होगी ये वाले पार्टीशन में, तो याद रखना है 75 डिग्री 51 मिनट्स। ठीक है, 75 डिग्री 51 मिनट्स याद रखिएगा, 75 डिग्री 51 मिनट से, यानी पूर्वी देशांतर। ठीक है, हम देशांतर निकाल रहे हैं तो एरिया कौन सी है, पूर्वी एरिया। ठीक है, तो याद रखना है 75 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर से याद रखना है 80 डिग्री 20 मिनट्स पूर्वी देशांतर तक। ये है बुंदेलखंड पठार का देशांतरी विस्तार। समझ में आया होगा आपको, यानी बुंदेलखंड पठार का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगर डिग्रियाँ पता होगी तो आप पठारों को बहुत बेसिक तरीके से इस मैपिंग में आप कवर कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में ये पठार है, अर्थात बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये डिग्रियों से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने अक्षांश देशांतरी बता दिया, अक्षांश से 24 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, देशांतर बताए 75 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर तक। ये हुए अक्षांश देशांतरी विस्तार बुंदेलखंड पठार की। अब नेक्स्ट जो है कौन सा है, जिले, कि इस बुंदेलखंड पठार में कौन कौन से जिले हैं, अर्थात यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से आते हैं। जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे दतिया, कौन सा है यहाँ, दतिया याद रखिएगा। ठीक है, दतिया, और कुछ पार्ट यहाँ पे भिंड का आता है, कुछ पार्ट बोला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दतिया के बाद ये जो है कुछ क्षेत्र ग्वालियर का आ जाता है, कुछ क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे शिवपुरी का आधा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अशोकनगर आ जाएगा। क्लियर है, और ये जो एरिया है यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, यानी यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट ये है छतरपुर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से ये टीकमगढ़,
टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से नया जिला बना सा निवाड़ी, जो भी इसी बुंदेलखंड पठार में स्थित है, निवाड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा, समझ में आएगा आपको। हमारे 52वें नंबर का जो जिला बना था वो कौन सा बना था, निवाड़ी बना था। ठीक है, कब बना था वो आपको बता दिया गया है, आप पिछले वीडियो को देखिए। बहुत बेसिक तरीके से में पूरे मध्य प्रदेश को गठन के रूप में पढ़ाया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अभी जिले की। बताया कि यहाँ निवाड़ी आपको पिछले वीडियो में देखने की बात करें हैं, तो निवाड़ी कब बना था, 52वां जिला, तो वो याद रखिएगा आप। ठीक है, 52वां जिला निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 में बना है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा आप। चलिए देखते हैं, जिले की बात की है, इसके बाद देखते हैं कि बुंदेलखंड पठार में जलवायु। ठीक है, जलवायु कैसी है, यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु है। जैसे हमने हर पठारों में जलवायु देखी है, उसी प्रकार बुंदेलखंड पठारों में किस प्रकार की जलवायु है। तो देखिए यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु है। आपको जैसे बताया था कि मालवा पठार और मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड पठार, इसमें कैसी जलवायु हो गई, महाद्वीपीय जलवायु हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो कह सकते हैं कि बुंदेलखंड पठार में कैसी जलवायु है, तो महाद्वीपीय जलवायु। कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है वर्षा। यहाँ पे कितनी सेमी वर्षा होती है, सेंटीमीटर में जो वर्षा होती है कितनी होती है। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करते हैं कि वर्षा कितनी सेमी होती है। तो देखिए बुंदेलखंड पठार में यहाँ पे बुंदेलखंड पठार में 75 से 100 सेमी वर्षा होती है। कितनी होती है? 75 से 100 सेमी वर्षा होती है, सेमी वर्षा होती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मध्य भारत के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में और रीवा पन्ना पठार, 3 ऐसे पठार है जहाँ पे वर्षा सेम है, औसतम वर्षा है ये। ठीक है, याद रखना है। क्लियर है? 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यानी रेन होती है इस पठारों में। क्लियर है? तो ये बात भी हमारी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, मौसम, कि यहाँ पे मौसम किस तरीके का है। ठीक है, अर्थात गर्मी में कैसी गर्मी होती है, ठंड में कैसी ठंड होती है। ठीक है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन समय काल में किस तरीके का मौसम होता है, तो ये भी हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं मौसम। तो मौसम देखिए कि यहाँ का जो मौसम है, ठीक है, वो गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में भी अधिक ठंड, दोनों याद रखिएगा। जैसे कि मध्य भारत पठार में पढ़ाया था आपको, गर्मी में अधिक गर्मी, ठंड में अधिक ठंड, उसी प्रकार देखिए लगा हुआ पास में ही है, ये समांतर सम रेखा में है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ का जो मौसम सेम है दोनों पठारों में, अधिक गर्मी है और ठंड भी अधिक है, ये दोनों याद रखिएगा आप। ठीक है, तो मैंने बताया कि यहाँ का जो मौसम कहता है गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड। क्लियर है? तो नेक्स्ट आगे है तापमान। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करेंगे कि यहाँ का जो टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है। ठीक है, तो देखिए गर्मी में अधिक गर्मी यानी अधिकतम टेम्परेचर कितना, अधिकतम तापमान की बात करेंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस से 42.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। याद रखिएगा, बहुत ही मेन फैक्टर हैं। ठीक है, जितने की हम पूरे फैक्ट कवर कर रहे हैं, पूरे डिटेल जानकारी होना चाहिए दोस्तों। क्लियर है? और उसी प्रकार हम पठार कवर करने के बाद नेक्स्ट हमारे मध्य प्रदेश के टॉपिक स्टार्ट होंगे। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक हम सीक्वेंस से कवर करेंगे, तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि बहुत ही शानदार तरीके से और आगे टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि टेम्परेचर बताया आपको। अधिकतम कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस से 42.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और न्यूनतम की बात करेंगे यानी ठंड के समय काल में कितनी रहती हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि ठंड के समय काल में यहाँ पे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, यानी ठंड के समय में कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये भी याद रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर कितना है अधिकतम, तो 40 से 42.5 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम की बात करेंगे तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। नेक्स्ट टॉपिक है मिट्टी। यहाँ पे मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, मिट्टी यानी सॉइल की बात करेंगे। ठीक है, मिट्टी
चलिए, तो यहाँ बुंदेलखंड पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल पीली मिट्टी, ठीक है। आपको मैं लाल पीली मिट्टी बुंदेलखंड अपने रीवा पन्ना में बताया है, और ये बुंदेलखंड में भी है, पाई जाती हैं। और इसके अलावा एक और मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, क्लियर है। जलोढ़ मिट्टी 3 प्रकार की है, उस 3 प्रकार में से एक जलोढ़ मिट्टी का प्रकार बांगर मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? बांगर मिट्टी, याद रखना है, जो कि पुरानी मिट्टी होती है, याद रखना है, ठीक है। और खादर मिट्टी नई मिट्टी बताई थी आपको, और भावर मिट्टी कंकड़ युक्त मिट्टी होती है। 3 प्रकार होती है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी कौन सा प्रकार? बांगर, जो कि पुरानी होती है, और कौन सी? लाल पीली मिट्टी। तो ये याद रखिएगा कि बुंदेलखंड पठार में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल्स तो आपको याद रखना है, लाल पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के बांगर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये हुई मिट्टी। अब नेक्स्ट है कृषि। यहाँ पे कृषि किस प्रकार की जाती है? तो याद रखना, यहाँ पे जो कृषि होती है व्यावसायिक कृषि, खाद्यान्न और व्यापारिक कृषि होती है। जैसे कि व्यावसायिक, जैसे खाद्यान्न कृषि की बात करेंगे, जैसे गेहूं हुआ, ठीक है, मक्का बाजरा याद रखिएगा, मक्का बाजरा सरसों याद रखिएगा, ठीक है, दलहनिया और तिलहनिया। तो ये याद रखिए आप बुंदेलखंड के पठार में, ठीक है। मक्का, ठीक है, मक्के के बाद याद रखना है आपको यहाँ पे ज्वार हुआ, क्लियर है, गेहूं हुआ, और साथ ही आपको याद रखना है सरसों भी हुआ, ठीक है। ये एरिया में सरसों ज़्यादा उत्तरी क्षेत्र में उत्पाद होता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं होता है जितना कि मुरैना में होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये हुए क्या है? कृषि और फसल, यानी 2 नेक्स्ट हो गए, कृषि और फसल। नेक्स्ट है वनस्पति। यहाँ पे वनस्पति किस प्रकार की है, ठीक है, किस प्रकार की वनस्पति? तो याद रखिएगा, जैसे कि हम मध्य भारत पठार में वनस्पति बताई, वही वनस्पति बुंदेलखंड में भी है, ठीक है। अर्थात जैसे मध्य भारत पठार में आपने वनस्पति पढ़ा था उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उसी प्रकार बुंदेलखंड पठार में भी उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखें, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं, क्लियर है। तो ये आप याद रखिएगा। पर ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय है, यानी गर्म क्षेत्र में जो पेड़ होते हैं उसकी बात हो, यानी कटीले, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बताया था नागफनी बताया था, ठीक है, खेर बताया था, शीशम बताया था, बेर बताया था, बबूल बताया था, ठीक है। इसके बाद आम, जाम, नीम, महुआ, ठीक है, अन्य फसलें अन्य वृक्ष बताए थे। उसी प्रकार बुंदेलखंड में भी वही वृक्ष पाए जाएंगे, अर्थात शीशम, ठीक है। शीशम के बाद नेक्स्ट देखो आप नागफनी, नागफनी के बाद नेक्स्ट बेर, बेर के बाद बबूल, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जैसे कि आम, जाम, नीम, जामुन, महुआ, ठीक है। इसके बाद पलाश, ऐसे अन्य भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्लियर है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नदियाँ। अब बात करते हैं कि नदियाँ, कि इस पठार में कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे अहम जो नदी है, इंपॉर्टेंट जो नदी है, वो कौन सी है? बेतवा। कौन सी है? बेतवा नदी, क्लियर है। तो बेतवा नदी देखिए, यहाँ पे रायसेन है, और यहाँ रायसेन है, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती कौन सी नदी? हमारी बेतवा, ठीक है। इसके बाद विदिशा टच होती है, सागर से ऐसे निकलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अशोकनगर आ जाता है, अशोकनगर से होते हुए इस टर्न में लेती है, यहाँ टर्न लेती हैं, और यह कहाँ चले जाती हैं? टिक्कमगढ़। लेकिन टिक्कमगढ़ से नया जिला बन गया निवाड़ी, तो इसलिए अब यह निवाड़ी आएगा, टिक्कमगढ़ नहीं आएगा। आप कभी भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि टिक्कमगढ़ से नया जिला बना है निवाड़ी, अब बेतवा नदी निवाड़ी से निकलती है, ना कि टिक्कमगढ़ से। ये क्लियर कर लेना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है, इसलिए इसे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको पर्यटन में बताऊंगा कि ओरछा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आज वर्तमान में निवाड़ी में आएगा, ठीक, जो कि पर्यटन में जिक्र करेंगे इसका। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कौन सी नदी हुई? बेतवा। नेक्स्ट नदी यहाँ पे देखिए, इस सीमा, यानी ये जो है उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है, और ये मध्य प्रदेश का सागर के बाद अशोकनगर, ये सीमा बनाते हुए यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी? बेतवा में। कौन सी नदी? नारायणी नदी। नारायणी नदी याद रखिएगा, बेतवा और नारायणी 2 नदी हुई। तीसरी नदी इसी क्षेत्र में देखिए, ये है कौन सा? छतरपुर, ये टिक्कमगढ़, निवाड़ी, और ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर और उत्तर प्रदेश का झांसी जिला है, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है सीमा पे, देखिए ये सीमा पे नदी निकलती है जिसका नाम है जामिनी,
जामिनी नदी का नाम है और ये नदी किसके सहायक बनेगी, बेतवा के। ठीक है, तो बेसिक है, जैसे हमारे नदियों को टॉपिक आएगा बहुत ही प्रैक्टिकल डिटेल और मैपिंग के द्वारा आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कि हमने बताया जामिनी नदी यहाँ से निकलती है और बेतवा मिल जाती है। तो कितनी नदियों का जिक्र किया मैंने, 3 नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन सी, बेतवा नदी, नारायणी नदी और जामिनी नदी, ये याद रखिएगा बुंदेलखंड के पठारों में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है खनिज, कि यहाँ पे खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से खनिज उत्पाद किए जाते हैं और कौन से जिले में हैं। तो ज्यादातर याद रखना इस क्षेत्र में कम खनिज हैं, लेकिन याद रखिएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि पाइराइट। ठीक है, पाइराइट जो खनिज है वो कौन से जिले में उत्पाद होता है, तो याद रखना टीकमगढ़। बहुत ही मेन पॉइंट है, क्योंकि इस बुंदेलखंड में 2 ही खनिज इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे टीकमगढ़ है और इसी टीकमगढ़ में एक खनिज उत्पाद होता है जिसका नाम है पाइराइट। कौन सा है, पाइराइट। क्लियर है। एक दूसरी की बात करेंगे तो दूसरा खनिज कौन सा है, ठीक है, डाइस्पोर सुना होगा, डाइस्पोर एक खनिज है। तो डाइस्पोर एक खनिज ये भी हमारे इस क्षेत्र में पाया था, अर्थात जिला पूछे तो छतरपुर। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, छतरपुर में, लेकिन सेकंड पे पूछे तो टीकमगढ़ में। ये 2 जिलों में पाया जाता है। ठीक है, पहला अगर पूछ जाएगा तो क्या एक ही जिले को लेकर बात करें तो छतरपुर लगाना है, डाइस्पोर। ठीक है, और सेकंड जिला है तो टीकमगढ़। लेकिन आपको होता है पाइराइट की बात करेंगे तो ओनली वो टीकमगढ़ में ही याद रखिएगा। क्लियर है, तो ये आप याद रखिए। तो ये हुए हमारे खनिज। ठीक है, बात करते हैं उद्योग। ठीक है, करीबन हम लास्ट एंडिंग में आ गए हैं। उद्योग की बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से उद्योग है। क्लियर है, उद्योग की बात करेंगे इंडस्ट्रियल। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो याद रखना एक ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम बोलते हैं एशिया की सबसे बड़ी पनीर उत्पादन अनुसंधान केंद्र। याद रखना है, मैंने बताया एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी पनीर उत्पादन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी याद रखना है। ये है छतरपुर। कहाँ पे है, छतरपुर में, याद रखना है। ठीक है, छतरपुर की कहाँ पे है, तो खजुराहो में है। क्लियर है, तो ये याद रखना है, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, तो याद रखना है, आपको उद्योग में बताया है कि एशिया की सबसे, अब एशिया देखो, एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा है। ठीक है, हमारे इस पृथ्वी पे या इस ग्लोब जो है, ठीक है, ये पृथ्वी है, उस पे कितने बड़े बड़े खंड है या महाद्वीप है, 7 है। कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट है टोटल। क्लियर है, अगर एरिया में बताया तो पहला एशिया महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा है दक्षिण अमेरिका और 5वां अंटार्कटिका, 6ठे नंबर का यूरोप महाद्वीप, 7वें पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो ये क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसी में सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। एशिया महाद्वीप में टोटल 48 कंट्रीज है। कितनी है, 48 कंट्रीज टोटल एशिया कॉन्टिनेंट में हैं, उसी में हमारा इंडिया भी है। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत बेसिक है, पता होगा। और इसी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पनीर उत्पाद केंद्र पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश, यानी भारत देश के मध्य प्रदेश के छतरपुर के खजुराहो में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यटन। कौन सा है, पर्यटन। तो पर्यटन के बारे में बात करते हैं अभी कि कौन कौन से पर्यटन है यहाँ पे। ठीक है, पर्यटन बुंदेलखंड के पठार में पर्यटन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम बुंदेलखंड पठार में जो पर्यटन टूरिज्म, ठीक है, तो छतरपुर में आते हैं। छतरपुर में है खजुराहो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा दोस्तों। पर्यटन इतना बेसिक पढ़ना है आपको क्योंकि हर एग्जामों में अधिकतर एमपीपीएससी में काफ़ी सटीक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आप उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं छतरपुर में जो खजुराहो है और उसी खजुराहो में जो पर्यटन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहले बात करेंगे खजुराहो का जो एक कलात्मक जो भव्य मंदिर वगैरह हैं, ठीक है, उन पे बारे में बात करते हैं। तो खजुराहो के जिक्र करें तो बात करें जो खजुराहो जो कि विश्वविख्यात भव्य मंदिर है, इनका निर्माण की बात करेंगे तो इनका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, याद रखना है 950 से
1050 के मध्य का जो समय काल रहा, उसी समय में हमारे विश्वविख्यात भव्य मंदिर खजुराहो में ये निर्माण करवाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन कौन से मंदिर। तो आपको बता दूं, जब मंदिर का, जब भव्य मंदिर का जितने भी है वो निर्माण करा था, उस टाइम पे टोटल मंदिर 85 थे। कितने थे? 85 टेम्पल थे। ठीक है, और आज वर्तमान में कितने रहे हैं? 25, ओनली 25 रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। अब बात करते हैं खजुराहो। तो बेसिक पढ़ना है आपको खजुराहो। ठीक है, तो खजुराहो जो कि मंदिरों में एक कलात्मक मंदिरों के लिए जाना जाता है, तो इस खजुराहो को 3 भागों में बांटा है। कितने? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? एक तो पश्चिम समूह बोलते हैं, ठीक है, दूसरा है पूर्व समूह, और तीसरा है दक्षिण समूह। ठीक है, दक्षिण समूह। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एक तो हमारा वेस्टर्न है, ठीक है, वेस्टर्न कॉरिडोर है, और एक ईस्टर्न कॉरिडोर, एक साउथ कॉरिडोर। ठीक है, तो ये 3 समूह में खजुराहो को बांटा गया है। अब इन 3 समूह के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक याद रखिएगा कि खजुराहो में जो 3 समूह, इसमें कौन कौन से समूह में कौन कौन से मंदिर आते हैं उसका जिक्र करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, काफी आकर्षित करने वाला पर्यटन है, और इसी खजुराहो को कलात्मक भव्य मंदिरों के कारण हमारे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये पता हो जाना चाहिए कि यहाँ मंदिर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी समूह में। पश्चिमी समूह में कौन कौन से मंदिर आते हैं। ठीक है, तो सुन लीजिए, बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले बात करेंगे 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर हम बात कर रहे हैं खजुराहो के पश्चिमी समूह में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एरिया बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है? खजुराहो है। ये क्या है? खजुराहो है, और इसे हम बांट देते हैं। ये क्या है? पश्चिम हुआ, ये पूर्व हुआ, और ये दक्षिण हुआ। ठीक है, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, और ये वेस्ट हुआ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम किसकी? पश्चिम समूह यानी वेस्ट की। क्लियर है? तो इसमें कौन कौन से मंदिर आते हैं इस क्षेत्र में, तो देख लीजिए। हम ओनली छतरपुर के खजुराहो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बता आपको 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, सेकंड है कंदरिया महादेव का मंदिर, तीसरे नंबर पे है जाल गुना महादेव का मंदिर। ठीक है, इसके बाद है मंतगेश्वर का मंदिर, मंतगेश्वर का मंदिर याद रखना है। फिर है देवी जगदम्बा माता का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है चित्रकूट का मंदिर, और इसी चित्रकूट मंदिर खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर है, यह भी याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे वारहम मंदिर है, फिर है लक्ष्मण मंदिर है, और नंदी मंदिर है, याद रखने। ठीक है, आप लोगों को ये मैंने बताया खजुराहो के पश्चिमी समूह में स्थित है। कौन कौन से हैं बताया आपको? 64 योगिनी मंदिर बताया आपको। ठीक है, इसके बाद कंदरिया महादेव का मंदिर, जाल गुना महादेव का मंदिर। ठीक है, एतगेश्वर का मंदिर याद रखना है, देवी जगदम्बा माता का मंदिर। ठीक है, चित्रकूट का मंदिर जो कि खजुराहो में एकमात्र सूर्य मंदिर है, यही बताया है। ठीक है, इसके बाद आपको वाराह मंदिर बताया, लक्ष्मण मंदिर बताया, और नंदी मंदिर बताया। ठीक, कहाँ पे है? खजुराहो के पश्चिमी समूह में। अब बात करते हैं खजुराहो के पूर्व समूह में, यानी इस एरिया में ईस्टर्न जो कॉरिडोर है, इसमें कौन कौन से टेम्पल आते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ब्रह्मा मंदिर। ठीक है, कौन सा है? ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर के बाद देखिए यहाँ पे है वामन मंदिर। ब्रह्मा मंदिर के बाद वामन मंदिर के बाद जावरी मंदिर के बाद है धनतई मंदिर याद रखना। 4 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट बताया आपको। ब्रह्मा मंदिर, ठीक है, इसके बाद वामन मंदिर, जावरी मंदिर, और इसके बाद नेक्स्ट है धनतई मंदिर, और साथ ही इसी में है आदिनाथ का जो है आदिनाथ, ठीक है, उनका भी एक जैन मंदिर है, और इसके बाद पार्श्वनाथ का मंदिर है। ठीक है, तो 2 जैन धर्म से रिलेटेड याद रखना है। कहाँ पे हैं? खजुराहो के पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखना है आपको, आदिनाथ भी बताया और पार्श्वनाथ के मंदिर भी है जो जैन धर्म से रिलेटेड। आदिनाथ कौन थे? ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक रहे, तीर्थकार भी कह सकते हैं। ठीक है, और पार्श्व कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि जैन धर्म के 23वें नंबर के
तीर्थ का अर्थ है, ठीक है। और याद ये भी रखिएगा कि इस पार्श्वनाथ की एक मूर्ति बनाकर इसी खजुराहो के पूर्वी समूह में 1860 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये भी याद रखिए आप, क्योंकि बहुत ही मेन फैक्टर है। क्लियर है? तो बात कर लिया हमने दो समूह की। अब साउथ की बात करेंगे कि दक्षिण क्षेत्र में कौन कौन से, ठीक है। तो दक्षिण में है, दक्षिण खजुराहो में दुल्हादेव, ठीक है, दुल्हादेव याद रखिएगा। क्लियर है? इसके बाद है चतुर्भुज मंदिर, दो इंपॉर्टेंट, जो कि विष्णु और ब्रह्मा के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। तो मैंने दो बताया है, दुल्हादेव और चतुर्भुज मंदिर, जो कि विष्णु और ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। क्लियर है? अब खजुराहो में एक खजुराहो नृत्य समारोह भी होता है। कहाँ पे होता है? खजुराहो छतरपुर में, ठीक है। खजुराहो में क्या होता है? एक नृत्य समारोह होता है, जिसको बोलते हैं खजुराहो नृत्य समारोह, खजुराहो में होता है, छतरपुर में, ठीक है। अब बात आती है, बता दो आपको 2020 में MPPSC में बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि जल विहारी का मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो छतरपुर में लगता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही मेन फैक्ट है। तो बात की हमने छतरपुर के बाद, नेक्स्ट बात करेंगे, छतरपुर के बाद नेक्स्ट बात करेंगे हमारे इस निवाड़ी की ओर बढ़ते हैं। निवाड़ी यानी ओरछा, ठीक है। ओरछा में देखते हैं, ओरछा में निवाड़ी जिले में के अंदर आता है ओरछा, ठीक है। तो इसमें ओरछा में देखिए ओरछा का दुर्ग है, ठीक है, यानी निवाड़ी जिले में ओरछा का दुर्ग है, जो कि बेतवा नदी के तट क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब बात का ओरछा जो है उसका निर्माण किसने करवाया, ठीक है। ओरछा दुर्ग जो है उसका निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना है, ठीक है, राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया है। राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया है, याद रखना। कहाँ पे है? ओरछा में, ठीक है। अब बात करते हैं इस ओरछा का दुर्ग है, उसके अंदर कौन कौन से मंदिर आते हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक तो है चतुर्भुज मंदिर, क्लियर है, चतुर्भुज मंदिर। दूसरा है, याद रखना, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और तीसरा है राम मंदिर, बहुत ही मेन है, राम मंदिर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चौथे नंबर पे है यहाँ पर एक जहांगीर महल है, ठीक है, जहांगीर महल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जहांगीर महल कहाँ है? अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो याद रखना ओरछा में। अब बात होती है कि ओरछा कहाँ है, कौन से जिले में, तो निवाड़ी में है, ठीक है। निवाड़ी में तो है, लेकिन कौन सी नदी के तट पर? बेतवा नदी, याद रखना है, ठीक है। तो ये क्लियर होना। और आपको ये बता दूं, जहांगीर जो महल है उसी महल के अंदर अबुल फजल की हत्या की गई थी। किसकी? अबुल फजल की हत्या की गई थी, याद रखना। अबुल फजल कौन थे? ठीक है, अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 में आगरा में हुआ था, ये याद रखना है। और अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्होंने अकबरनामा एक बुक लिखी थी और आईने अकबारी 2 बुक लिखी थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अकबर की बात हो रही, यानी अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन थे? हमारे अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल थे। इनकी हत्या हुई थी कहाँ पे? जहांगीर महल के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं अकबर के 9 रत्नों की बात की। आप 9 रत्न यानी 9 लोग कौन कौन थे इनके अकबर के, तो वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि तानसेन, ठीक है, तानसेन हुआ, मानसिंह हुआ, राजा टोडरमल हुआ, ठीक है, और अब्दुल रहीम खान हुआ, ठीक है, हकीम हुआ और फैजी हुआ, ठीक है। उसी प्रकार ये 9 रत्न थे, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओरछा में। ओरछा उत्सव होता है कहाँ पे? ओरछा यानी निवाड़ी में। क्लियर है? ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट अशोकनगर में, कि अशोकनगर में क्या मेन है, ठीक है। अशोकनगर में चंदेरी का दुर्ग है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चंदेरी का दुर्ग किसने बनवाया और कब बनवाया था, ठीक है, याद रखना है। ये 11वीं सदी में बना था, 11वीं सदी में बनवाया गया था। किसने बनाया था? तो याद रखना है, राजा प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने बनवाया है, ठीक है। किसने? राजा प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने बनवाया चंदेरी का दुर्ग। कौन सा? चंदेरी का दुर्ग। इसी चंदेरी दुर्ग के अंदर कौन कौन से महल है वो भी सुन लीजिए आप, ठीक है। चंदेरी जो दुर्ग है वो कहाँ पे? अशोकनगर में है। और इसी के अंदर जो कि मेन जो महल है, ठीक है, और कुछ कुंड है, जैसे कि एक जौहर कुंड है और एक याद रखना है नौखंड महल है,
और हवा महल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं जो जौहर कुंड है, ऐसे कहा जाता है इतिहास साहित्यकार, ठीक है, कि इस जौहर कुंड में राजपूताने की जो 800 नारियां थी, उन्होंने अपना शरीर इस अग्नि कुंड में समर्पित कर दी थी। ठीक है, ऐसा ये क्यों की थी? क्योंकि उस टाइम पे बाबर ने आक्रमण किया। बाबर सुना होगा आपने, मुगल साम्राज्य के संस्थापक मोइनुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्लियर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चंदेरी। चंदेरी में जो साड़ियाँ फेमस है, चंदेरी की साड़ियाँ, तो ये भी याद रखना है आपको, कहाँ पे? चंदेरी में। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, अशोकनगर में एक मेला लगता है। ठीक है, जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दतिया में क्या? दतिया में सोनागिरी है। दतिया में कहाँ पे? सोनागिरी जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, सोनागिरी दतिया में है। इसके बाद करते हैं दतिया में सनकुआ का मेला लगता है दतिया में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रतनगढ़ का किला लगता है दतिया में। रतनगढ़ का किला दतिया में दीपावली के समय लगता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उत्तान का मेला लगता है। उत्तान का मेला लगता है, हर रविवार को लगता है। ठीक है, क्लियर है? उसी प्रकार सनकुआ का मेला भी लगता है। ठीक है, सनकुआ का पंचमी के दिन लगता है। तो ये याद रखिएगा, मेले हैं, तो मेले भी अक्सर हमेशा पूछ ले जाते हैं, तो कभी भी आप इसे ना भूलिएगा। ठीक है, और इसे पूरा कवर कीजिएगा। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, अब करीबन हमने कंप्लीट किया है। और ओरछा में एक बात बता दूं कि ओरछा में सबसे बड़ा रामायण संग्रहालय है ओरछा में। ठीक है, तो ये भी आप कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, और आपको बता दूं कि नेक्स्ट बात करेंगे, एक कुंडेश्वर नाम सुनो, कुंडेश्वर का एक मेला लगता है। ठीक है, कुंडेश्वर का मेला कहाँ पे लगता है? क्वेश्चन पूछ लिया था, टीकमगढ़, याद रखना। कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में। ठीक है, और जल विहारी का मेला छतरपुर में। कि बाकी दतिया में बताया आपको। इसके बाद और बता दो आपको कि हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जो बनी थी 2004 में। ठीक है, तो ये जो उमा भारती थी, इनका जो जन्मस्थली है वो टीकमगढ़ है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही मेन पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये कभी भी मत भूलिएगा आप। ठीक है, तो ये आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो भी हैं हम बहुत बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट का जो टॉपिक रहेगा हमारा, और मध्य प्रदेश का लास्ट पठार है बघेलखंड। ठीक है, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में रहेगा। तो आपसे यह निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और हमारे इस वीडियो को देखने से पहले आपको बताया, मैं पिछले वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से देखिए ताकि आपको पूरे पठार समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।